हालातों के भट्ठी में जो तपता है वो राख नहीं सोना बनता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर का पावर्टी यानी गरीबी, और गरीबी के बारे में कितनी कमेटी बैठी थी, किस तरीके से गरीबी हम लोगों पे व्याप्त हुआ और गरीबी का डिफिनीशन क्या है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है पर्टिकुलर, हम लोग उसी की बात करेंगे। तो आइए देखिए, हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखिए, आइए हम लोग पावर्टी की बात करते हैं। तो देखिए, पावर्टी का बेसिक जो डिफिनीशन सभी जगह पे जो आपको कॉमन मिलने वाला है, जो पर्सन अपना बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पाता है, बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुअर पीपल बोलेंगे। और यही पुअर पीपल जो रहेगा आपका, कि जब लार्ज नंबर पे हो जाएगा, लार्ज नंबर में हो जाएगा, तो इसी को एक वर्ड हम लोग दे देते हैं क्या? पावर्टी। ठीक है, क्या दे देते हैं? पावर्टी। अब देखिए, कहने का मतलब सभी लोग अपना अपना डिफिनीशन, जैसे कि बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अपना 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 डिफिनीशन सब दिए हुए हैं, मगर उसमें सब में एक चीज़ आपको कॉमन क्या मिलने वाला है कि जो व्यक्ति अपना बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पाएगा, बेसिक नीड कहने का मतलब रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, इस स्तर से नीचे कोई नहीं जाते। कुछ लोग हैं जो, कुछ लोग कहने का मतलब ये है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि उसमें क्या हो, एजुकेशन भी शामिल हो, एक अर्निंग भी शामिल इंक्लूड हो, इस तरीके से माना जाता है, मगर इससे नीचे नहीं जाते कि उन लोगों को बेसिक नीड उन लोगों का फुलफिल होना चाहिए, यानी रोटी कपड़ा और मकान फुलफिल होना चाहिए। तो चलिए आइए कुछ बात करते हैं हम लोग। आइए देखिए, बात करते हैं गरीबी के बारे में। तो गरीबी में ये सीधा सीधा क्या डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन देख लीजिए कि पावर्टी इज द लैक ऑफ द इक्विट सप्लाई द गुड्स एंड नेसेसरी टू मेंटेन द हेल्थ एंड वेल्थ बीइंग द इंडिविजुअल एंड हिज फैमिली। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एंड चिकित्सा, ये सारी बातें हैं। यानी कहने का मतलब कि फूड है, कपड़े हैं, रहने का स्थान है, एजुकेशन है, और मेडिकल उनके पास जो सुविधाएं मिल जाएं, जो मेडिकल सुविधाएं मिल जाएं, यानी चिकित्सा। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम लोगों का गरीबी उन वस्तुओं को पर्याप्त आपूर्ति का अभाव है जो व्यक्ति तथा उसके परिवार के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने में आवश्यकता है। गरीबी में 5 मूलभूत चीज़ें हैं, एक या एक से अधिक। पहला भोजन और वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा, यही आपका गरीबी का डिफिनीशन है। तो चलिए आइए, हमारे यहाँ कई कमेटी बैठी। कमेटी क्या? डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है कि गरीबी न्यूनतम जीवन यापन स्तर करने की असमर्थता है, यानी जब न्यूनतम जीवन यापन स्तर करने में प्राप्त नहीं हो। कहने का मतलब यही है यहाँ पर भी कि बेसिक नीड हम लोगों का फुलफिल नहीं होगा, बेसिक नीड हम लोगों का फुलफिल नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गरीबी। एक कौन जारी करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं हम। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, सब जगह थोड़े से गरीबी के पैरामीटर आपको इधर उधर मिलेंगे। इधर उधर कहने का मतलब कुछ पैरामीटर इतनी इनकम की बात करेंगे, कुछ पैरामीटर कैलोरी की बात करेंगे, और कुछ पैरामीटर कुछ अलग बात किया जाएगा। मगर जो चीज़ें आपको 3 चीज़ें बताएं कि रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों में तीनों चीज़ सब में कॉमन मिलेगा आपको। ओके, तो देखिए, पावर्टी इज द इनएबिलिटी टू अटेन द मिनिमम सस्टेंस लेवल व्हेन द इवन मिनिमम सस्टेंस स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग कैन नॉट बी अचीव। तो वो क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्ड लिविंग को, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको अचीव नहीं कर सकते, उस लेवल पे वो रह नहीं सकते, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यही गरीबी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट आइए देखिए, वर्ल्ड यहाँ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, प्रीवियस का डिफिनीशन है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग वह व्यक्ति जिसकी प्रतिदिन आय, ये वर्ल्ड बैंक का डिफिनीशन है कि 2 अमेरिकी डॉलर से कम है, वो क्या है? गरीब है। ये इंडिया में फॉलो होता है कि अगर वो 2 अमेरिकी डॉलर से रुपए कम कमाता है तो क्या है? गरीब है। अ पर्सन हुज डेली इनकम लेस देन $2, $2 से क्या हो? कम हो, ठीक है, इच पुअर।
वह गरीब है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब यहाँ पे इंडिया में कुछ कमेटी बैठी और 1971 की बात है, और इस कमेटी के अकॉर्डिंग गरीबी का डिफिनीशन क्या दिया गया कि हम गरीबी का डिफिनीशन क्या देंगे। तो यहाँ पे फूड के बेस पे यानी भोजन के बेस पे कि आप कितने कैलोरी फूड लेने के कैपेबल हो, इस बेस पे पावर्टी को डिफाइन किया गया। इस बेस पे क्या किया गया, पावर्टी को डिफाइन किया गया। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि है। अमाउंट रिक्वायर्ड टू द ऑब्टेन 2400 कैलोरी पर डे इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। रूरल एरिया रहेगा और क्या रहेगा, अर्बन एरिया रहेगा। तो इस एरिया में आप क्या करेंगे कि अगर वो पर्सन इतने कैलोरी ऑब्जर्व कर ले रहा है, कितने कैलोरी 2400 कैलोरी ऑब्जर्व कर ले रहा है, और वो क्या है अर्बन, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो गरीब नहीं है, इससे अगर ये ऑब्जर्व कर ले रहा है। तो एक कौन कमिटी बैठता है एसएससी में, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कमिटी ए VMN रथ फार्मूला 1971, ये इनका नाम जरूर याद रखिएगा। यही VMN राथ फार्मूला है इनका, एन नाथ फार्मूला करके है भाई, ये थोड़ा सा हमको लग रहा है इरर है, एन नाथ फार्मूला है, ठीक है, राथ नहीं है नाथ है, ठीक है, नाथ है ये, एन नाथ है, ठीक है। फार्मूला 1971 में क्या करते हैं, इस तरीके से वो डिफाइन करते हैं। एक कमेटी बैठती है गवर्नमेंट की तरफ से। अब नेक्स्ट बात करेंगे, फिर इनके बाद भी एक कमेटी बैठेगी, बीच में कर कमेटी गायब है क्या है, 2009 की कमेटी की बात कर लेते हैं। तो 2009 की जो कमेटी बैठी हुई है वो कमेटी क्या है, सुरेश तेंदुलकर समिति 2009, सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2009 की बात करी गई कि गरीबी निम्न स्तर जीवन स्तर यापन करने के स्तर की असमर्थता है, यानी जब न्यूनतम जीवन यापन स्तर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। शहरी क्षेत्र में 33 रुपये, इस शहर का बात किया जा रहा है, जो सिटी में है उनकी 33 रुपये प्रतिदिन आय, और इसमें क्या है 27 रुपये प्रतिदिन आय से कम खर्च करने वाले लोग क्या हैं, गरीब हैं। अगर कोई व्यक्ति शहर में क्या कर रहा है 33 रुपये से कम खर्चा कर रहा है, ये 2009 की बात है, ठीक है, 2009 की बात है। अगर कम खर्चा कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गरीब बोलेंगे। और ग्रामीण में 27 रुपये प्रतिदिन से कम खर्चा कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गरीब बोलेंगे। इन दिस पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाज टेकन एज द बेसिस ऑफ द इन स्टडी ऑफ द कैलोरी पीपल हु एक्सपेंड लेस देन द 33 पर डे इन अर्बन एरिया, 27 रुपये पर डे इन द रूरल एरिया। ये पुअर की बात करा गया है, वही बात यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि 33 रुपये पर डे शहर वाले खर्चा कम करेंगे इससे, और गांव वाले 27 रुपीज पर डे। इतनी बात क्लियर है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है श्री रंगराजन कमेटी, जो 2012 में बैठी थी। 2012 में जब बैठी तो थोड़ा सा पैसे की रुपए और नंबर बढ़ा दिया गया कि शहरी क्षेत्र में एक श्री रंगराजन कमेटी की बात कर रहे हैं हम आपसे। एक कमेटी का नाम जरूर याद रखिएगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। शहर क्षेत्र में 47 रुपये प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये प्रतिदिन से कम खर्च करने पे प्रतिदिन कम खर्च करने वाले लोग गरीब हैं। पुअर पीपल हु एक्सपेंड लेस देन 47 रुपये, यानी शहर में 47 रुपये पर डे, अर्बन एरिया एंड गांव में क्या करेंगे 32 रुपये पर डे, रूरल एरिया पुअर पीपल रहेंगे, ओके। शहरी क्षेत्र में 47 रुपये प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये प्रतिदिन से कम खर्च करने वाले लोग क्या हैं, गरीब हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो श्री रंगराजन कमेटी की बात यही करी गई है 2012 में, ओके। अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ की बात हम आपको बताते हैं कि एनएसओ क्या बोलता है, इसकी बात समझिए। देखिए एनएसओ क्या है, ये काउंट करके हमें बताया जाता है कि हमारा नेशनल इनकम के बारे में भी पहले एनएसओ ही बताया जाता था, एनएसओ के थ्रू ही। तो 2019 में एनएसएसओ एनसीएसओ के विलय में राष्ट्रीय सांख्यिकी, पहले ये दोनों अलग अलग संस्थान थे, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और एनएसओ अलग था, मगर दोनों आपस में मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके एक सेंट्रल के ही दोनों के दोनों सेंट्रल इंस्टीट्यूशन थी हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ
का गठन हुआ और 2019 से पहले भारत में गरीबी का अनुमान एनएसएसओ द्वारा लगाया जाता था, जो हम आपको बताएं यहाँ पे। एनएसएसओ, ये बात याद रखिएगा कि एनएसओ प्लस सीएसओ आपस में मर्ज कर दिया गया तो एनएसओ बन गया। ठीक है, आपस में मर्ज कर दिया गया तो एनएसओ बन गया, जिसकी स्थापना 1950 में हुआ था और जो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन था। इन 2029 द मर्जर ऑफ एनएसएस और सीएसओ के लेड में फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये दोनों को मर्ज करके बनाया गया। ये बात क्लियर है ना। वही फिर क्या किया, 2019 में पावर्टी का एस्टीमेट बताया गया कि पावर्टी का एस्टीमेट क्या है। और मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम के थ्रू क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। 1950 से ही इम्प्लीमेंट किया जाता है कि हमारे यहाँ कितने पीपल हैं जो कि गरीब हैं, यानी बेसिक नीड से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और इसका सबसे फेमस जो इंदिरा गांधी जी का नारा था, गरीबी हटाओ, 1971 के बाद वो दी थी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा, तो वो सबसे फेमस हुआ था, क्योंकि उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा, अभी भी नंबर जब हम कैलकुलेट करके कुछ रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे तो आपको दिखेगा कि ऐसा है, हमारे यहाँ अभी भी गरीबी का किस तरीके से व्याप्त है और अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है। तो अभी हम कुछ डेटा बताने के बाद फिर आपको हम मिक्स करके बताते हैं, करेंट का हंगर इंडेक्स वगैरह सब बताते हैं। तो देखिए क्या है डेटा कलेक्शन मेथड। तो किस तरीके से पहले डेटा कलेक्शन होता है, तो डेटा कलेक्शन देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड यूआरपी 93-94 तक गरीबी का निर्धारण यूआरपी के आधार पर किया जाता है। लोगों ने उनके 30 दिनों के उपभोग के पर पूछा था। ये 30 दिनों के लिए पहले इस तरीके से पहले देख लीजिएगा, ये बात आप बहुत क्लियरिटी रखिएगा, जो हम पहले आपसे बोल चुके हैं क्या, कि सब लोगों ने गरीबी का टाइम पे अपने पैरामीटर बदले हैं, मगर उसमें आप देखेंगे कुछ लोग कैलोरी पे काउंट कर रहे हैं, कुछ लोग रुपए पे काउंट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इनकम पे काउंट करते हैं। तो वहाँ पे काउंट करने का किस तरीके से एस्टिमेट लिया जाता है और कौन कौन इंस्टीट्यूशन एस्टिमेट को जारी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन जारी करता है। ओके, ये बात एकदम क्लियर रखिएगा। इसीलिए सारा एक्सप्लेनेशन पर्टिकुलर इंडिया का अगर आप समझ लेंगे बहुत अच्छे से, तो वर्ल्ड लेवल का भी समझना डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है गरीबी का रिपोर्ट, तो उसको भी आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ ये किस तरीके से फंडामेंटल पैरामीटर बनाया जाता है, कि हाँ यहाँ पे रैंकिंग इस तरीके से दिया गया, यहाँ पे रैंकिंग इस तरीके से दिया गया। या फिर वर्ल्ड बैंक की भी बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक कैसे जारी करता है, वर्ल्ड बैंक कैसे जारी करता है कि नहीं यहाँ इतने लोग पुअर हैं, इतने लोगों की इनकम कम है, वो किस बेस पे जारी करता है। तो ये समझना ही पड़ता है, अदरवाइज आपको डेटा कंफ्यूज करेगा। डेटा इसलिए कंफ्यूज करेगा कि आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो रैंक अलग रहेगा और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो रैंक अलग रहेगा। रैंक अलग होने का सीधा सीधा मतलब है उनके पैरामीटर बदल जाना, उनके पैरामीटर में कुछ इंक्लूड हो जाना और कुछ चीज हट जाना, एक्सक्लूड हो जाना। ऐसा सिचुएशन जब भी आता है उसी की बात हम लोग करते हैं। तो देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉवर्टी बाय द यूनिफॉर्म रिसोर्सेज पीरियड यूआरपी and 1993-1994 this was done on the basis of URP. People were asked about their consumption in 30 days. अब यहाँ पे देखिए, mix a resource period of the MRP from the 1919 2000 to NSO. Presently NSO adopt the mix reference MRP method. In this, people were asked about the expenditure incurred by them is the लास्ट 1 ईयर। इसकी बात हम लोग करेंगे कि 1 ईयर का क्या लास्ट हो रहा है, ये बात करेंगे हम लोग। इतनी बात क्लियर है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आपका याद रखने वाली बात एसएससी में यही है, यूआरपी यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड 1993-1994 तब तक गरीबी निर्धारण यूआरपी पर किया जाता है। ओके, इतनी बात क्लियर है। आइए देखिए, टाइप्स ऑफ द पॉवर्टी। अब पॉवर्टी की टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं जो पर्टिकुलर इंडियन इंस्टीट्यूशन के थ्रू डिफाइन किया गया है, उसकी बात कर रहे हैं। एक होता है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एब्सोल्यूट पॉवर्टी की। तो निरपेक्ष एब्सोल्यूट पॉवर्टी गरीबी से अर्थ है कि न्यूनतम है जिसका एक परिवार के लिए आधारभूत का
ये देखिए वर्ड, आधारभूत का न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यकता होती है जिसे परिवार जुटा पाना असमर्थ है। यही अपनी बेसिक नीड फुलफिल कर पाना जिसमें क्या है, असमर्थ है। यही चीज यहाँ देखिए, एब्सोल्यूट पावर्टी रिफर टू द मिनिमम अमाउंट द रिक्वायर्ड बाय अ फैमिली फुलफिल इट द बेसिक मिनिमम नीड। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, ए बेसिक मिनिमम नीड विच द फैमिली इज द अनेबल टू द प्रोक्योर, मतलब वो फुलफिल करने में सफिशियंट नहीं है, कैपेबल वो नहीं है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गरीबी बोलते हैं। अब आइए फिर देखिए यहाँ पे सापेक्ष गरीबी, रिलेटिविटी पॉवर्टी, आय की असमानताओं के आधार पर परिभाषित है। इस संबंध में विभिन्न वर्गों या देशों के निर्वाह स्तर प्रति व्यक्ति आय की तुलना में करके गरीबी का पता लगाया जा सकता है। रिलेटिव पॉवर्टी डिफाइंड इन द टर्म ऑफ इनकम inequality. In this the recorded the poverty is the uncertain by the comparing the substance level per capita income different classes or countries. different classes होगी और different क्या होगा, countries होगी गरीबी की तुलना में। इस तरीके की बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे देखिए रिलेटिव पॉवर्टी को ऐसे समझिए, ये बात क्लियर हुआ ना। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहने का मतलब सीधा सीधा जो अपना वही बात जो बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पाएगा, बेसिक नीड क्या नहीं कर पाएगा, फुलफिल नहीं कर पाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है। रिलेटिविटी पॉवर्टी किसको बोलेंगे, ऐसे समझ लीजिए, अगले का इनकम क्या है 1000 है और हमारा इनकम क्या है 500 है, तो उसके रेफरेंस में हम क्या है, गरीब हैं, उसके रेफरेंस में हम गरीब हैं। इसको बोलेंगे हम लोग रिलेटिविटी पॉवर्टी, यानी सापेक्ष गरीबी। बात क्लियर हुआ या नहीं, ये बताइए आप हमें कि यहाँ पे दोनों बात क्लियर हुआ कि अगले का इनकम सपोज करिए डेली का 1000 है, अगर मेरा इनकम 500 है, हम बेसिक नीड को फुलफिल कर पा रहे हैं, वो कैपेबल हैं, मगर उसके रेफरेंस में हम क्या हैं, गरीब हैं। इतनी बात क्लियर है, ओके। ठीक, अब देखिए सापेक्ष गरीबी का मापन विधि यानी मेथड ऑफ द मेजरिंग द रिलेटिव पॉवर्टी की बात कर रहेंगे। तो लॉरेंज कर्व, देखिए लॉरेंज क्या बताते हैं, सीधा ये कर्व भी पूछा जाता है। लॉरेंज कर्व के बारे में जान लीजिए। ये 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज विकसित किए थे, कर्व विकसित किए थे। इनका जब कर्व की बात करेंगे तो इस तरीके से इनका कर्व आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये सीधा करते हैं और फिर इस तरीके से कि इनइक्वालिटी इस तरीके से सोसाइटी में बढ़ता है, यानी फ्लक्चुएट होता है। तो किसी देश के लोगों के बीच में आय में विषमता लिखा हुआ है। विषमता कहने का मतलब ये है जो कि इनइक्वलिटी हो, उनमें समानता न हो, अलग अलग डिफरेंट इनकम हो, ज्ञात करते हैं। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु पर उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के स्तर के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हों। और डेवलप्ड इन 1905 यानी 1905 में MXO लॉरेंज है। By this the method we find out the income inequality among the people of the country. Each point on this curve represent the number of people living below a certain level of income. उनका इनकम जो होता है एक सर्टेन लेवल पे होता है, उसी तरीके से कर्व में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात क्लियर होगा। एक क्या है कि ये सीधी बात, बस इतना आपको याद रखना है। जो पॉइंट आपसे पूछा जाता है एसएससी पे, ये क्या करते हैं कि इनकम का इनइक्वलिटी, ये वर्ड बस मत भूलिएगा, यही बस आपका काम का वर्ड है जो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। मैक्स ओ लॉरेंज का इनकम का इनइक्वलिटी होना चाहिए। इनकम का क्या होना चाहिए, इनइक्वलिटी होना चाहिए, आय की विषमता, बस ये याद रखना है। यही बात कौन बोलते हैं, लॉरेंज वक्र बोलते हैं। यही ये सीधा ये स्टेटमेंट, ये जो सेंटेंस है ये आपको नहीं भूलना है। यही आपके एसएससी लेवल में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। अभी जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं लाइन ऑफ द इक्वलिटी, लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व की बात कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे कम्युनिटी एंड प्रोपोर्शन, और यहाँ पे क्या है आपका ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं। कम्युनिटिव परसेंटेज पॉपुलेशन है, लॉरेंज कर्व है, लाइन ऑफ इक्वलिटी है। यहाँ पे 0, 20, 40, 60, 100 और 120 इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे आपका सीधा हो जाएगा। ये देखिए आपका कर्व है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब गिनी गुणांक के, अब इनके अकॉर्डिंग देखिए, गिनी गुणांक के अकॉर्डिंग ये दिए थे कब अपना थ्योरी, गिनी गुणांक जब थ्योरी दिए थे तो गिनी गुणांक का थ्योरी था कि 1912 के इटालियन सांख्यिकी कोराडो गिनी द्वारा
विकसित किया गया है और यह आय में वितरण की विषमता के मापने की एक प्रचलित विधि है कि इनकम में जो इनइक्वलिटी है, इनकम में क्या है आपका इनइक्वलिटी है, इसी की बात हम लोग करते हैं। और आय गिनी गुणांक के लिए सीधा फार्मूला आपका दिया गया है, छायांकित क्षेत्रफल अपन समता रेखा के नीचे संपूर्ण क्षेत्रफल। कहने का मतलब जो शेडेड एरिया है जिसमें लोग रहते हैं और इंटायर बिलो द एरिया ऑफ द इक्वलिटी लाइन। एक गिनी गुणांक बात करते हैं, कौन बात करते हैं इसमें से, गिनी गुणांक बात करते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय द इटालियन स्टैटिकल कोराडो गिनी 1912, ये 1912 की बात करते हैं। दिस इज द मस्ट अ पॉपुलर मेथड ऑफ द मेजरिंग इनइक्वलिटी इन अ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर द इनकम डिफरेंस बिटवीन द ईच पेयर ऑफ द इनकम पर्सन। इसकी बात किए गए तो गिनी कॉफिशिएंट अपॉन शेडेड एरिया द इंटायर एरिया बिलो द इक्वलिटी लाइन, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं गिनी कॉफिशिएंट में। इतना आप लोगों को क्लियर है? पक्का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, अब यहाँ पे आपको गिनी गुणांक का ये सन याद रख लीजिएगा जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, और इन लोगों का ये फार्मूला बस याद रखिएगा कि फार्मूला क्या है कि गिनी गुणांक इक्वल टू छायांकित क्षेत्रफल अपान समांतर रेखा के नीचे संपूर्ण क्षेत्रफल। ये फार्मूला आपको एकदम सीधा सीधा फार्मूला पूछा गया है मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम से एसएससी में आपको बता दें सीधा फार्मूला ही पूछा गया है। ओके, अब देखिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो गिनी गुणांक का ये देख लीजिए लॉरेंज कर्व के अकॉर्डिंग क्या क्या है। तो लॉरेंज कर्व का इक्विटी अभी बात कर लिए थे और गिनी गुणांक क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए क्या है। वो हो गया था गिनी कॉफिशिएंट का स्क्रीनशॉट देख लीजिए, इनकम है और यहाँ पे पॉपुलेशन, पीओपी कहने का मतलब पॉपुलेशन है कि पॉपुलेशन इस तरीके से है और इनकम है। अब आइए यहाँ पे जो कमेटी बैठी थी इंडिया में, इंडिया की कमेटी की बात करते हैं हम लोग। भारत में योजना आयोग द्वारा बनाए गए गरीबी मापन हेतु प्रमुख समितियां हैं, कौन कौन से हैं। मेजर द कमिटी ऑफ फॉर पॉवर्टी मेजरमेंट फॉर्म्ड बाय द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, डॉक्टर वाई के अखल समिति ये बैठी थी। ये एकदम बिल्कुल ये मेमोराइज करने वाली बात है, आप लोग याद रखिएगा। 1977 में लखड़वाला कमेटी 1989 में, फिर देखिए सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2005 में और श्री रंगराजन कमेटी 2012 में। ये आपको चारों बहुत अच्छे से याद रखना है। डॉक्टर वाई के अखल कमेटी 1977 से लेकर 2012 तक, ये आपको ठीक से याद रखना है, ये बात याद रखिएगा क्योंकि यही डायरेक्ट कमेटी और सन पूछ लिया जाता है आपके एसएससी के क्वेश्चन में, बिल्कुल एकदम बिल्कुल फैक्ट बेस पे। अब आइए आगे, फिर बात कर रहे हैं हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का पहले डिफिनीशन समझ लीजिए। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का जो डिफिनीशन ये है कि जो व्यक्ति वर्क के लिए इच्छुक है मगर उसको काम नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। फिर से मेरी बात सुनिएगा, जो व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक है, काम करना चाहता है मगर उसको काम नहीं मिल रहा है, वर्क क्या है, नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। जो व्यक्ति काम के लिए इच्छुक नहीं है, उसको काम नहीं मिल रहा है, उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे। जो इच्छुक है मतलब काम करना चाहता है, उसका डिजायर है कि हम क्या करें, वर्क करें, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ये बात एकदम सीधा क्लियर रखिएगा। ओके, अब देखिए यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको रीड कर देते हैं। बेरोजगारी वह आर्थिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को समय पर उसके योग्यता अनुसार उचित मूल्य पर रोजगार नहीं मिलता है। बेरोजगार कई स्वरूप में होते हैं, संबंधित एनएसएसओ द्वारा भी ये जारी किया गया है, सैंपल सर्वे के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, कि बेरोजगारी दर्शाने के लिए फिलिप्स कर्व का यूज करते हैं। एक कर्व बस याद रखिएगा कि किसका यूज करते हैं, फिलिप्स कर्व का याद करते हैं। देखिए अभी तक हम आप लोगों को 3 नाम बताए, लॉरेंज, गिनी, करोड़ों गिनी, और तीसरा नाम है आपका फिलिप्स कर्व जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिक डिफिनीशन आप समझ गए। सीधा सीधा हम डिफिनीशन आपसे यही बोले कि जो व्यक्ति वर्क करने के लिए इच्छुक है, उसका डिजायर है मगर वो वर्क उसको नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, सीधी बात। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट चाहें तो आप लोग ले लीजिए, एक बार रीड कर दें। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट
is the economic condition which the person does not get the employment on time at a fair price according to the qualification. There are a many form of the unemployment. यार ये अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप में आएगा, ये सीधा सीधा अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप में आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का डिफिनीशन जो हम आपको बताएं कि वर्क ढूंढने के लिए वो क्या है, इच्छुक है, डिजायर है उसके पास कि हम वर्क करें, मगर उसको क्या है, वर्क नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। आगे इसकी बात करेंगे। आइए देखिए नेक्स्ट, देखिए अब आइए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होगा कि एक आदमी को काम नहीं मिला और दूसरे को फिर नहीं मिल रहा है। जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल देकर समझाते हैं। किसी गुड्स की डिमांड में कमी हो गई, डिमांड में कमी हो गई तो कंपनी को काम नहीं मिला, कंपनी को के वर्कर को प्रोडक्ट बनाने के लिए काम नहीं मिला, और फिर ट्रांसपोर्ट वाले को भी काम नहीं मिला, और ट्रांसपोर्ट वाले को काम नहीं मिला, फिर रिटेलर को भी वर्क नहीं मिला, और इसी तरीके से आम आदमी पास तो गुड्स तो जाएगा ही नहीं क्योंकि डिमांड है ही नहीं है। तो इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, जब मांग में परिवर्तन हो और मांग में संरचनात्मक बेरोजगारी की कमी हो जाए तो इससे उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ये दीर्घकालीन होता है। और यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, व्हेन देयर इज द चेंज इन द डिमांड, चेंज इन द डिमांड, डिमांड चेंज हो रहा है, देयर इज द डिक्रीजेज इन द डिमांड, द अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेड इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी डिमांड में डिक्रीज हो जा रहा है या फिर डिमांड नहीं हो रहा है किसी भी चीज का, तो इस तरीके से एक पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो दूसरा भी हो जा रहा है, तीसरा भी हो जा रहा है। तो इसी तरीके से जो उससे रिलेट है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जो अभी हम आपको एग्जांपल दिए सीधा सीधा कि सपोज करिए कि किसी कंपनी का, अब मान लीजिए आजकल क्या है, हम लोगों का गर्मी का दिन है, जाहिर सी बात है हीटर वगैरह की कमी हो गई, ठीक। तो अब हीटर का डिमांड रहा नहीं, तो हीटर बनाने वाले के पास कमी, अब उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके बाद वाले को भी नहीं मिल रहा है, जो रिटेलर था, ट्रांसपोर्ट वाला था, फिर उसके बाद वाले को नहीं मिल रहा है। इस तरीके से जो चलता है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। देयर इज द डिक्रीजेज इन द डिमांड, द अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेज बाय द इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज द लॉन्ग टर्म ड्यू टू द इन्फ्लेशन, लैक ऑफ द मनी, इट क्रिएटेड द ऑपरेशनल और द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। द हाईएस्ट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया। ओके, इतनी बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट आइए, चक्रीय बेरोजगारी यानी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी बात करते हैं। ओके, सुनिए, जब मांग पूरी तरीके से समाप्त हो जाए और समग्र मांग की अभाव में फैक्ट्री बढ़ जाए और उससे जुड़े सभी लोग बेरोजगार हो जाए, बढ़ जाए फैक्ट्री, यार बंद हो जाएगी ना, बढ़ेगी कहाँ, बंद होगी, बंद हो जाए तो उससे जुड़े सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक क्या होगा, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होगा। व्हेन एक्सपेंड अगर लिखा होगा नहीं, इसको क्लोज लिखिए, क्लोज, ठीक है, क्लोज है। व्हेन द डिमांड ऑफ इन द कंप्लीटली, दैट इज द व्हेन फैक्ट्री क्लोज्ड in the absence of the overall demand, then all the people associated with it become the unemployment। तो ये क्या है, जो भी उस व्यक्ति से जुड़ा हो, जैसे हम एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं कि एक पर्सन था, उस फैक्ट्री में काम करता था, फैक्ट्री में काम करता था, तो उसका क्या था, इनकम सपोज कर लीजिए कि 30,000 था। इंडिया में इतना कहना बहुत टफ ही होता है, मगर 30,000 था। अब तक उसकी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई थी, ठीक है, इधर मिल्क वाले को भी पैसा मिल रहा था, उधर अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में भेज रहा था, उधर भी जा रहा था, ठीक है, इधर अच्छे गुड्स, लिविंग स्टैंडर्ड हाइट था तो गुड्स की भी डिमांड थी। मगर हुआ क्या कि ये अचानक अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब अचानक जब ये अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो इसकी परचेजिंग पावर जो थी वो तो कम हो गया, जो परचेजिंग पावर थी वो तो क्या हो गया, कम हो गया। अब परचेजिंग पावर कम हो गई तो जाहिर सी बात है कि खुद भी बेरोजगार होगा और एक लाइन से सबको बेरोजगार बनाएगा। तो यही चीज होगा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में, व्हेन द डिमांड एंड इन द कंप्लीटली, और दैट इज द व्हेन फैक्ट्री क्लोज्ड इन द अब्सेंस ऑफ द ओवरऑल डिमांड,
देन ऑल द पीपल एसोसिएटेड विथ इट इज द बिकम अनएम्प्लॉयमेंट। बात इतना समझ आया कि नहीं? समझ आया? ओके, तो इसको बोलेंगे हम लोग चक्रीय बेरोजगारी। अब देखिए, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में मेनली रिलेटेड द बिजनेस साइकिल एंड इज द टेम्प्रोरी नेचर, जैसे नोकिया का फैक्ट्री, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलर सेलर, ये सारे आपके एग्जाम्पल भी हैं कि इस तरीके से नोकिया का बंद हुआ तो आप अचानक से वो बेरोजगार हो गए। हाँ, कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि नया रोजगार ढूंढ लेते हैं और नया एम्प्लॉयमेंट मिल भी जाता है। आइए अब देखिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलेंगे हम लोग? जो कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं कुछ चेंजेज आने की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे तकनीक में यानी टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेज आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या चलता था, कीपैड वाले ज़्यादा मोबाइल चलते थे, अब एंड्रॉयड चलने लगे, तो कीपैड वाले अचानक से बंद हो गए, तो वो जो पर्सन कीपैड वाले पे काम करते थे वो कुछ टाइम के लिए तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, या फिर वो क्या करेंगे, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे या फिर छोड़ देंगे, दूसरा कुछ काम करेंगे। तो इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका करंट का एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है कि इस रिपोर्ट के ये पहले इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी याद रखिएगा आप लोग, 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अभी हमारे यहाँ जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं अभी हम, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, तो 20% लोगों का जो जॉब होगा वो सेफ होगा, 20% का जॉब 100% में सेफ होगा, और जो 80% लोग हैं ये दो भाग में बढ़ जाएंगे, 40% एंड 40%। ठीक है, 40% क्या करेंगे कि नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लेंगे, नया जो टेक्नोलॉजी होगा उसको एडॉप्ट कर लेंगे, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है। और 40% लोग क्या करेंगे कि नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को सहज यानी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और छोड़ देंगे, कोई दूसरा वर्क करेंगे या जो करेंगे। तो ये क्या होगा कि ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में ये जो 40% हैं ये काउंट होंगे, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में है। इंडिया का जब बात किया जाता है, ये ऐसे ही रिपोर्ट नहीं मिला था, ये रिपोर्ट की बात करें तो 55 कंट्री से लिया गया था, और जो 14 मिलियन वर्कर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सीईओ से बात करके ये रिपोर्ट लिया गया था। इस रिपोर्ट में ये सीधी सीधी हम आपको बात बता दें कि 14 मिलियन सीईओ से बात करके लिया गया था। दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट एंड कॉजेज द सर्चिंग एंड न्यू जॉब द फ्रिक्शनल, इट इज द शॉर्ट टर्म एंड इट द सीन इज द अर्बन एरिया ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके से ये सर्वे इस तरीके से आया है, आपसे ज़्यादा पूछेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, ये फुल फॉर्म पूछ सकता है। ये रिपोर्ट स्टेबल कब हुआ था? तो 1971 में स्टेबल हुआ था, और अभी का जो रिपोर्ट हम बता रहे हैं आपको ये 55 कंट्री से लिया गया था, और 14 मिलियन जो 1000 सीईओ हैं वर्कर, ये बात आपसे नहीं पूछेगा, बड़ा मुश्किल है, मगर ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है, तो याद रखेंगे आप। तो ये भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात है। अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, ये रिपोर्ट भी आप लोग याद रखिएगा। अल्टीमेटली कहने का मीनिंग सीधा सीधा ये है कि जो ओल्ड टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होते हैं और उनके बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है, मेरी बात ठीक से सुनिएगा, ओल्ड टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी में आने में जो यहाँ पे शिफ्टिंग होती है, जो टाइम अनएम्प्लॉयमेंट का होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। व्हेन द टेक्नोलॉजी डेवलप द पीपल विद द ओल्ड टेक्नोलॉजी बिकम अनएम्प्लॉयमेंट अंटिल दे लर्न द न्यू टेक्नोलॉजी, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट while the searching for a new job is a frictional, it is the short time and it is the scene the urban area of India। ओके, इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है? ठीक है, तो ऐसा करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात थी। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं छिपी बेरोजगारी। ये बहुत पॉपुलर है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ हमारा सीधा एग्जांपल दिया जाता है एग्रीकल्चर में। इसकी बात सीधा समझिए, जहाँ पे वर्क करने की 5 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, 8 लोग वर्क कर रहा है, और 5 लोग भी प्रोडक्टिविटी उतनी है, 8 लोग मिलकर भी प्रोडक्टिविटी उतनी ही दे रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, जहाँ पे 5 लोग जिस काम को कर रहे हैं वही काम को 8 लोग मिलकर कर रहे हैं, वही काम को 8 लोग कर रहे हैं, 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट अनएम्प्लॉयमेंट विच द वर्कर अपीयर टू द एम्प्लॉयर बट हिज प्रोडक्टिविटी यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो, दैट इज द रिमूव्ड फ्रॉम the job, there is the no effect on production, this unemployment is the seen in the agriculture sector। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का परफेक्ट एग्जांपल है, और जगहों पे भी एग्जांपल है कि ऑफिस वगैरह के भी हैं, मगर वहाँ पे कम देखा जाता है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में ही हम लोग देखते हैं, क्योंकि इंडिया का जो प्राइमरी सेक्टर है वही सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, हालांकि जीडीपी में सबसे कम रोल प्ले करता है, फिर भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इतना सारा चीज़ क्लियर है आप लोगों को, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आइए नेक्स्ट बात करेंगे मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहने का मतलब क्या है कि एक सीजन, जब सीजन टाइम आया तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट है तो ठीक है, अदरवाइज टाइम नहीं। जैसे फार्मर के साथ एक घटना बहुत तेज़ी से घटती है कि वो क्या होता है कि अभी क्या है, गर्मी का दिन है तो बहुत खाली बैठे होंगे, अभी आ जाएगा धान वगैरह का टाइम आ जाएगा तो उन लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, उसके बाद अगर बीच में कहीं गैप है तो उनको फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से चलता है। तो वैसी बेरोजगारी जो खास मौसम में आती है मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ये बेरोजगारी सर्वाधिक है, मतलब बहुत तेजी से है। फसल कटाई के बाद किसान ठंडी में जूस का कार्य करने लगता है, यानी दूसरा कोई काम करने लगेगा, ऐसा कुछ है। तो यही है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर इज द पर्टिकुलर सीजन इज कॉल्ड द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी पर्टिकुलर एक मौसम में आपको काम मिल रहा है, दूसरे मौसम में आपको वर्क नहीं मिल रहा है, उसी को हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इतना बात क्लियर रखिएगा। दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट प्रिवेलेंट इन द रूरल एरिया ऑफ इंडिया। आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड क्रॉप द फार्मर मेक द जूस इन द विंटर। तो ये एग्जाम्पल के तौर एग्जाम्पल के पे दिया हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, अब आइए एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब क्या है, इसका भी कुछ भी रिपोर्ट बताते हैं हम आपको कि एजुकेशनल, पहले अनएम्प्लॉयमेंट समझ लीजिए कि पर्सन एजुकेट है मगर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिलता है तो उसके शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। इसमें मजदूर अपना कुल क्षमता का कार्य नहीं कर पाता, यानी जो काम करने वाला पर्सन होता है वो कुल वर्क नहीं कर पाता, और यही है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट का अगर अभी रिपोर्ट की बात करेंगे तो बड़ा ही डेंजरस है। अभी नेशनल इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट हम देख रहे थे, तो उसमें ग्रेजुएट पीपल अधिक अनएम्प्लॉयमेंट हैं कंपेयर टू इलिटरेट पीपल से। ग्रेजुएट पीपल जहाँ तक याद है हमको ये 59.7% था और ये 57.2%, ये इतने पीपल एम्प्लॉयमेंट थे, यानी इलिटरेट पीपल ग्रेजुएट पीपल से अधिक एम्प्लॉयमेंट थे। अभी की सर्वे की बात कर रहे हैं आपको, तो इस तरीके से है। तो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गया है। और ये सबसे पहले 1932 में एम वैसरैया इंजीनियर थे और इकोनॉमिक्स थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे इस बात को, क्योंकि ये पूछा जाता है। 1932 में एम वैसरैया थे, उन्होंने एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी थी, सबसे पहले वही बात करे थे। तो यहाँ पे फिर देख लीजिए ओकेन का नियम, एक क्या सीधा सीधा क्या बताते हैं, यह नियम किसी भी देश की विकास दर और बेरोजगारी के बीच का संबंध बताता है। दोनों विपरीत होते हैं। कहने का मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और डेवलप भी होगा, ऐसा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो वहाँ पे डेवलप भी क्या होगा, घट जाएगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है तो डेवलप क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस तरीके से काम करा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो डेवलपमेंट भी बढ़ेगा उस कंट्री का। ये सीधा सीधा बात कौन बोलते हैं, ओकुन का नियम बताता है, ओकुन का लॉ यही है। ओके, इतना बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक। ओकुन लॉ, दिस रूल इज द स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ rate of unemployment rate of the country, there is the inverse relationship between the two। इन लोगों का इनवर्स रिलेशनशिप है। इतनी बात क्लियर है या नहीं, ठीक। तो चलिए, यही आपका आज का रहा, और आपको कैसा लगा, और कुछ बातें और इंक्लूड करके बताना चाहिए था हमको, थोड़ा और इस पे बात किया जा सकता था, मगर अभी बेसिक चीज़ें इतना ही थी, और आप लोग सीखिए। और जो भी क्या जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए
और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।